हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इंजीनियर्स वाला। मैं हूं अंकुर त्यागी, आपके साथ डील कर रहा हूं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और आज के सेशन में हम लोग अपना रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे, वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई, प्रीवियस लेक्चर में क्लास के लास्ट में जो हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वन शॉट सीरीज चल रहा है और उसके अंदर जो हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का सेशन था, उसमें लास्ट मोमेंट पे जो है ये डिजिटल बोर्ड जो है मेरा हैंग हो गया या जो भी है ये काम करना बंद कर दिया था। तो एक कोशिश की गई, फाइनली वो नहीं चल पाया। उसके बाद फिर से ये आपके लिए प्लान किया जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी दिया जाए। ठीक है, वो एक अनसर्टेन था, वो किसी के हाथ में नहीं था, कुछ नहीं था। फाइनली जितना हो पाया उतना एफर्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम पर डाला और आप लोगों ने वेट भी किया। उस पेशेंस के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सभी को। आज जो मेरे ये 3 पार्ट बचे हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट है, कोई एज सच बड़े पार्ट नहीं है ये, या बड़ा डोमेन नहीं है ये, तो इसको मैं आज कंप्लीट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर्टिकुलेट मैटर डिवाइसेस, हाँ उसके लिए भी हम बात कर लेंगे, उसके लिए भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब देखो नोट्स की बात यह है कि यहां पर तो मैं नोट्स के लिए भी आपको एक क्लैरिफिकेशन देता हूं। यहां से तो नोट्स रिकवर नहीं हो रहे थे वो, बट कोशिश की जा रही है कि वीडियो से या जिस तरीके से भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएं, उस पे हम लोग, हमारी एक अलग टीम है, वो पूरी कोशिश करती है कि एक बेहतर तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएं। उसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि वो एक कोशिश है, और वो ये मान लीजिए कि जो है भी नहीं उसके लिए कोशिश है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। कोशिश पूरी है कि भाई नोट्स आप तक पहुंचे और वो नोट्स आपको मिलें। बट इन केस अगर कोई भी सही से कुछ उसमें थोड़ा बहुत एरर या कुछ उस तरीके से रहता है कि आपको थोड़ा क्लियर ना हो या कुछ भी है, वो चीजें आपको अपने लेवल पे मैनेज करनी होगी, क्योंकि ये देखो पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक एरर ही मैं बोलूंगा। चलिए, कोशिश है वो आपको मिलेगा। एनीवे, अब जो है अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। टॉपिक ऑलरेडी मेंशन वहां पर करा दिए गए हैं, वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हमारा बीओडी और सीओडी पर हमारी बात हो भी रही थी। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, क्योंकि एसएससी जेई एग्जाम की बात करूं या जेईएन एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, ये मैं आपको बता दूं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं एयर एंड नॉइज पोल्यूशन से। एयर एंड नॉइज पोल्यूशन से ये वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात हो गई थी। बेसिक्स पर हम लोगों ने बात कर ली थी, आपको अगर समझ आ रहा हो। ठीक है, देखो ये हमारा डिस्कशन यहां तक हो गया था। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हमारा कंप्लीट हो गया था। इवन हम लोग क्लोराइड कंटेंट भी पढ़ चुके थे, डिजोल्ड ऑक्सीजन भी हम लोग पढ़ चुके थे, और सीओडी पर हमारी बात हो रही थी, जो मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम, ये डाइक्रोमेट डिमांड भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो ये भी मेरी बात हो गई थी, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई ग्लूकोज के 1 मोल को डिकम्पोज, ऑक्सीडाइज होने के लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, 192। यहां तक भी हमारी बात हो गई थी। टीओसी के लिए भी मैंने बात कर ली थी कि भाई ये ऑर्गेनिक मैटर की स्ट्रेंथ को बता रहा है। अब जो ग्लूकोज के अंदर कितना कार्बन कंटेंट है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ये आप देख सकते हैं। 180 ग्राम जो है ग्लूकोज है, और उसके अंदर कार्बन की बात करें तो 12 × 6 72 ग्राम टीओसी है। अब आ जाते हैं बीओडी पर। बीओडी के लिए भी मेरी बात हो गई थी कि भाई बीओडी आपको बायोडिग्रेडेबल मैटर बताता है। यहां पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से हम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, और उसमें जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो मेरा बीओडी होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। अब एक्चुअल में ये ऑक्सीजन जो डिमांड है, ये ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, ये क्या बता रहा है कि मेरे ऑर्गेनिक मैटर कितना है। इनडायरेक्टली मेरा टास्क है, अल्टीमेट टास्क है मेरा प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को पता करना।
बट बीओडी की हेल्प से बायोडिग्रेडेबल मैटर का पता चलता है, बायोडिग्रेडेबल मैटर का पता चलता है। एक पॉइंट और आपको बता देता हूं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल पूछा गया कि बीओडी इज मोर प्रिफर्ड देन सीओडी, व्हाई? रीजन क्या है, बीओडी को ज्यादा प्रीफर क्यों किया जाता है? रीजन इसके पीछे यह है कि बीओडी पोट्रीसेबल ऑर्गेनिक मैटर को बताता है, बायोडिग्रेडेबल मैटर को बताता है, और हमारे सीवेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बायोडिग्रेडेबल नेचर का होता है। तो हम यहां से सीधा सीधा बीओडी टेस्ट करते हैं, और बीओडी टेस्ट करके हमको क्या पता चल जाता है, बायोडिग्रेडेबल मैटर का पता चल जाता है। इसीलिए सीओडी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है सीवेज केस में, बिल्कुल। अब यहां पर ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि भाई वेस्ट वाटर सैंपल लिया, उसको हमने ऑक्सीजन अवेलेबल कराया, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट चाहिए और रिक्वायरमेंट होता है, और वेस्ट वाटर सैंपल के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल कम होता है क्योंकि वो वेस्ट है। अब इसीलिए हमने यहां पर डीओ लेवल बढ़ाया। डीओ लेवल बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं, तो डीओ लेवल इंक्रीज हो गया। अब ये मेरे पास डाइल्यूटेड सैंपल है, और इस डाइल्यूटेड सैंपल का मैं क्या करता हूं, इंक्यूबेटर में रखने से पहले मैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल पता करता हूं। 5 डेज इस इंक्यूबेटर में रखा जाता है। 5 डेज इस इंक्यूबेटर में रखने के बाद 5 डेज इस इंक्यूबेटर में रखने के बाद फिर क्या होता है जी, यहां से आफ्टर 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस एक आइडियल टेम्परेचर है, उसके बाद जो है हम लोग निकालते हैं 5 दिन बाद, तो फिर देखते हैं कि इसके अंदर फाइनल डिजोल्व्ड ऑक्सीजन क्या है। अब इन दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली ये मोर रहेगा, ये लेस रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने से पहले ये था, और यहां पर अब ये आपको लेस मिलेगा। इसका मतलब जो दोनों का डिफरेंस है वही ऑक्सीजन मेरी कंज्यूम की गई होगी बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दोनों का डिफरेंस मैं बोल सकता हूं यहां पर ये कंज्यूम्ड ऑक्सीजन है, कंज्यूम्ड डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम की है। अब इसी को अगर मैं बात कर लूं तो यही मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड बीओडी। स्टैंडर्ड बीओडी मैंने कैसे पता किया, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। स्टैंडर्ड बीओडी 5 डेज के लिए मैंने पता किया, 20 डिग्री पर मैंने पता किया, और डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। अब डाइल्यूशन फैक्टर क्यों हम लोग यहां कंसीडर करते हैं, क्योंकि भाई हमने इसको डाइल्यूट किया है। अब आपने डिस्टिल्ड वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रखी है या कम रखी है, मैटर ये करता है। अब आप यहां से देख सकते हैं, ये डाइल्यूशन फैक्टर क्या है। डाइल्यूशन फैक्टर क्या है जी, डाइल्यूशन फैक्टर है सैंपल वॉल्यूम प्लस डिस्टिल्ड वाटर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सैंपल वॉल्यूम। ये हमारी बात हो गई। या फाइनल जो डाइल्यूटेड सैंपल का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय अनडाइल्यूटेड सैंपल। इसमें फर्स्ट स्टेज बीओडी, सेकंड स्टेज बीओडी बता दिया था। स्टार्टिंग के 5 डेज में नाइट्रोजन कंटेंट रिमूव होता है। नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो स्लो रेट से रिमूव होता है। ये कार्बन कंटेंट फास्ट रेट से जो है रिमूव होता है, नाइट्रोजन कंटेंट स्लो रेट से होता है। इसीलिए जो सेकंड स्टेज बीओडी है, वो भाई बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ये आपका फर्स्ट स्टेज बीओडी है, ये कम टाइम लेता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है कार्बोनेसियस बीओडी अप टू 5 डेज ही हम ले लेते हैं, और ये लगभग 68% तक आपको मिल जाता है। इस पर भी मेरी बात हो गई थी कि अगर ये बेस 10 है, तो यहां पर हमारा केडी रहेगा डीऑक्सीनेशन कांस्टेंट, ठीक है। केडी इज डीऑक्सीनेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और ये बेस 10। इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर अलग टेम्परेचर पर और अलग डेज के लिए आपको बीओडी चाहिए तो ये रिजल्ट यूज करना है। केडी का वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पर आपको कैसे पता करना है, इसको आप ऐसे पता कर सकते हो। ये बात भी हमारी लास्ट टाइम पर हुई थी। मैंने बताया था कि ये टेम्परेचर कोई कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपको अलग से दे भी सकता है। ये बेस ई का, इसका कोई इतना मतलब नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया था, याद आ रहा होगा, 320 के आसपास कुछ ऐसा, 176 के आसपास आंसर आया था, याद आ रहा है। अब ये भी मैंने आपको बता दिया था कि भैया सरफेस वाटर का
जो डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट है वो 0.05 से 0.1 है। म्युनिसिपल जो वेस्ट वाटर है उसका 0.1 से 0.15 लेंगे। ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट है, ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट है, उसका जो है 0.05 से 0.1। और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। ये इतनी बात मेरी लास्ट लेक्चर में हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम डिस्पोजल की बात कर लेते हैं। तो डिस्पोजल के लिए अच्छा लास्ट में पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पर भी मुझे कुछ रिकॉल हो रहा है। यहां तक भी मैंने आपको बता दिया था कि ये पॉपुलेशन इक्विवेलेंट किस काम आता है। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट हमें एक पैरामीटर है जो हमें बताता है किसी इंडस्ट्री से जितना भी सीवेज रिलीज हुआ है, किसी इंडस्ट्री से जितना भी सीवेज रिलीज हुआ है। अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो आपको समझना पड़ेगा, अब इंजीनियर हो यार, आप ही के सामने सब कुछ हुआ है और ये तो अनसर्टेन है यार। मैनुअल एरर कहीं नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक एरर है, तो उसमें उसको भी हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश करती है कि उसको बेहतर से बेहतर बना के आपको दिया जाए या उसका भी एक सॉल्यूशन निकाला जाए। जो इम्पॉसिबल है उसको भी कोशिश करते हैं पॉसिबल बनाने की। तो ये तो आपको समझना है। आइए, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट एक रेशियो है 5 डे बीओडी ऑफ इंडस्ट्रियल सीवेज। इस इंडस्ट्री से जो भी सीवेज रिलीज हुआ है, अब ध्यान से समझिएगा, इस इंडस्ट्री से जो भी सीवेज रिलीज हुआ है वो कितने लोगों के डोमेस्टिक सीवेज के बराबर है। बहुत बेहतरीन बता रहा हूं, एक स्टेटमेंट में इसको समझ लेना। यहां से इस इंडस्ट्री से जितना भी सीवेज रिलीज हुआ है, इस इंडस्ट्री से जितना भी सीवेज रिलीज हुआ है वो कितने लोगों के डोमेस्टिक सीवेज के बराबर है। यह चीज बताता है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। कितने डोमेस्टिक सीवेज, कितने लोगों के डोमेस्टिक सीवेज के इक्विवेलेंट है ये इंडस्ट्रियल जो भी वेस्ट रिलीज हुआ है। तो उसको कैसे पता किया? इंडस्ट्रियल सीवेज डिवाइडेड बाय 5 डे ऑफ डोमेस्टिक सीवेज पर पर्सन पर डे। एक दिन में एक आदमी से कितना डोमेस्टिक सीवेज रिलीज होता है और उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी है 0.08 kg, चाहे 80 ग्राम बोलो चाहे 0.08 kg पर डे पर पर्सन। अब इंडस्ट्रियल सीवेज तो आपको हमेशा दिया ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 0.08 kg पर डे पर पर्सन कर देते हो तो आपको नंबर ऑफ पीपल्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे, वही मेरा पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। अब आ जाओ रिलेटिव स्टेबिलिटी। देखो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी बताता क्या है जी? रिलेटिव स्टेबिलिटी बताता है कि भाई हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एफ्लुएंट, स्ट्रेंथ ऑफ एफ्लुएंट कि कितना ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ठीक है, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंस है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा उतना ही ये लेस पोल्यूटेड होगा। रिलेटिव स्टेबिलिटी मींस ऑक्सीजन अवेलेबल इन एफ्लुएंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रिलेटिव स्टेबिलिटी होगा। इसका मतलब उतना ही ये लेस पोल्यूटेड होगा, उतना ही ये लेस पोल्यूटेड होगा। बाकी और ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम यहां पर, इस क्वेश्चन को बताएंगे। चलो फटाफट बताओ एक बार आप। लो मैंने एक 45 सेकंड का आपके लिए ये क्वेश्चन दे दिया, लीजिए बताइए, देखता हूं। फॉर ए वेस्ट 5 डे BOD at 20 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 200 मिलीग्राम पर लीटर। भाई 5 डे BOD 20 डिग्री सेल्सियस पर 200 मिलीग्राम पर लीटर, 200 मिलीग्राम पर लीटर अवेलेबल है। फॉर सेम वेस्ट, उसी वेस्ट का BOD 5 डेज एट 30 डिग्री सेल्सियस, 5 दिन के लिए ही किया गया, 5 डेज के लिए ही किया गया, लेकिन वो 30 डिग्री सेल्सियस पर किया गया और 30 डिग्री सेल्सियस पर किया गया। तो मुझे बताइए अब ये BOD का वैल्यू कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन उसने जो ऑप्शन बनाए हैं वो ऐसे बनाए कि आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि देखो भाई 5 डे BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना मिला? 200 मिलीग्राम पर लीटर। उसी वेस्ट का BOD 5 डे 30 डिग्री पर मिलेगा कितना? उस बस टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो सीधी सी बात है कि भैया अब BOD 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होगा।
अब बीओडी 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होगा। अब बीओडी 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होगा ऑब्वियसली। अब इसमें आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दूं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको 30 डिग्री सेल्सियस के लिए केडी का वैल्यू पता करना होगा। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर कोई सोल्व भी करना चाहता है तो इसको एक न्यूमेरिकल की तरह भी प्रैक्टिस कर सकता है। 30 डिग्री सेल्सियस के लिए अगर आप पता करना चाहते हो तो केडी 20 डिग्री सेल्सियस 1.047 रेज टू द पावर टी डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये वैल्यू तो आपके पास 30 डिग्री हो गया, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे और ये वैल्यू जो है आपके पास 0.1 पर डे हो गया। अब यहां से केडी 30 डिग्री का वैल्यू आ गया। अब जो भी आपके पास वैल्यू आता है ये वैल्यू फिर आप फाइनली किसके लिए कर दोगे, केडी कितने के लिए, 30 डिग्री सेल्सियस और 5 डेज के लिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एल नोट 1 माइनस 10 रेज टू द पावर माइनस केडी 30 डिग्री इंटू टी। अब आप देखो टी जो है ये तो आपके पास 5 डेज हो गया, टी तो आपके पास 5 डेज हो गया, केडी वैल्यू यहां से आपके पास आ गया। अल्टीमेट बीओडी आप 5 डे बीओडी से निकालेंगे। अल्टीमेट बीओडी आप जिसको निकालना है वो कहां से, 5 डे बीओडी से आप निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, मैंने आपको दोनों तरीके से सॉल्यूशन बता दिया है। जो हमारा स्टैंडर्ड बीओडी है वो भी आप कैसे कैसे पता कर सकते हो, एल नोट 1 माइनस 10 रेज टू द पावर के डी 20 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई टी, ये आपका 0.1, ये आपका 5 डेज, ये स्टैंडर्ड बीओडी उसने 5 दिन के लिए 200 दे दिया, ठीक है। यहां से एल नोट कैलकुलेट करेंगे। अब ये एल नोट जो आपने कैलकुलेट किया, ये जो आपने एल नोट कैलकुलेट किया, ये आप सीधा यहां पर रख देंगे और जैसे ही रख देंगे तो अब आप इसको पता कर सकते हैं दोनों तरीके से। 287.47 एब्सोल्युटली, और 287.47 इज मोर देन 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो कैलकुलेशन करना जो है, मैं क्या बोल रहा हूं, कैलकुलेशन कर सकते हो बट इसको बिना कैलकुलेट करे भी आप आंसर कर सकते हो। हाँ एक चीज और है, अगर इस ऑप्शन में ये ना लिखकर वो 287 जो भी आपका आंसर आएगा, अगर उस आंसर को नंबर्स में लिख देता तो आपको फिर कैलकुलेट ही करना होता, कैलकुलेशन ही करनी होती। लेकिन फिर वो किसी कन्वेंशनल पेपर में या सब्जेक्टिव पेपर में वो देता है ऐसा क्वेश्चन, उसने क्या काम किया, यहां पर आपसे केवल लॉजिक पूछ लिया, मोर देन 200 मिलीग्राम पर लीटर, विदाउट कैलकुलेशन आप आंसर दे सकते हो। तो ये मेरा ऑप्शन बी, यहां पर देखते हैं कितने लोगों ने, 87.5% स्टूडेंट ने आंसर किया। बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार। दिव्या रैंक 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आपको ये सब करना है। आगे बढ़ लेते हैं, ऐसे कन्वेंशनल क्वेश्चन करने का भी कोई मतलब है नहीं, मैं आपको बताऊं। चलिए अब आ जाओ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब आप देखो कैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहां पर होती है, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। बायोलॉजिकल रिएक्शंस का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, सीधे सीधे बायोलॉजिकल एक्टिविटी बोल रहा हूं। अब ये जो है एरोबिक रिएक्शंस, हमारी बात हो गई है बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री अवेलेबल ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी, बैक्टीरिया रहेगा, मोर बैक्टीरिया और एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये एरोबिक रिएक्शन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एनारोबिक रिएक्शंस की बात कर लें, अगर एनारोबिक रिएक्शंस की बात कर लें तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, एनारोबिक रिएक्शन में होता क्या है, ऑर्गेनिक मैटर एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या करेगा, वो इसको एज एन फूड कंसीडर करेगा। एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, वो एक अलग बात हो गई। अब ये इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, मोर बैक्टीरिया, एल्कोहल एंड ऑर्गेनिज्म और मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या काम करता है जी, एक बैक्टीरिया मिलेगा और एंड प्रोडक्ट जो है मीथेन मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करता है, ये जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ध्यान से समझो, ये जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ये एक तो ये और एक आपका ये, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल्स रिलीज होंगी और दूसरा एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है।
तो सिंपल एसिड फॉर्मर एसिड फॉर्म करते हैं और मीथेन फॉर्मर जो एसिड फॉर्म हो जाता है, अल्कोहल्स फॉर्म हो जाते हैं, उसको फिर कन्वर्ट कर देता है मीथेन्स में। अब ये डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज आप देखिए, एरोबिक डिकम्पोजिशन को डिटेल में देख सकते हैं। ये 3 टाइप का ही हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर रहता है। एक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर रहता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट होता है। तो अगर किसी मैटर के अंदर ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट है तो उसको मैं इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो टेक्निकली तो यहां पर तीनों अलग अलग कंटेंट को बताया जा रहा है, तीनों कंटेंट को अलग अलग बताया जा रहा है। नाइट्रोजन कंटेंट जो ऑर्गेनिक मैटर में रहेगा उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, क्या कन्वर्जन होगा, कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर का कैसे डिकम्पोजिशन होगा, कैसे डिग्रेडेशन होगा, सल्फ्यूरियस ऑर्गेनिक मैटर का किस तरीके से होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर। अब नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रेट मिलेगा, अमोनिया मिलेगा और ये एनर्जी। कार्बोनेशियस की बात करें तो भैया CO2 गैस मिलेगी, एनर्जी मिलेगा, वाटर रिलीज होगा। सल्फर की बात करें तो सल्फेट आयन रिलीज होंगे और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसमें भी सारे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एनारोबिक में मेनली मीथेन रिलीजेस होती है और ऑक्सीडेशन बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्जन होता है, दूसरा फिर अल्कोहल प्लस एसिड्स में, और फिर ये अल्कोहल और एसिड जो हैं फिर ये कहीं ना कहीं, अब आप देख लो, ये अल्कोहल और एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस में भाई, मीथेन में। ठीक है, और ये मीथेन फॉर्मर, ये काम कौन करते हैं, मीथेन फॉर्मर काम करते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। चलिए, अच्छा अब आपसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कुछ अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, एक होता है ऑटोट्रोप्स, बहुत ध्यान से सुनना, एक है ऑटोट्रोप्स, ठीक है, एक है ऑटोट्रोप्स, एक है हेट्रोट्रोप्स और एक है फोटोट्रोप्स। फोटोट्रोप्स को अभी छोड़ दीजिए, पहले ऑटोट्रोप्स को समझिए। जो इनऑर्गेनिक, इनका जो फूड है ना, देखो, दे ड्राइव बोथ एनर्जी एंड मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इनका बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इनका जो फूड है, इसका जो फूड है, अगर देखा जाए तो फूड जो है वो इनऑर्गेनिक है, उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मैटर को एज एन फूड कंसिडर करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। हेट्रोट्रोप्स जो है वो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनका जो फूड है, जो एनर्जी है, वो कहां से रिलीज होगी, वो होगा ऑर्गेनिक से। तो इनका फूड क्या हुआ, बस ऐसे ही याद रखना है, इनका फूड क्या हुआ, ऑर्गेनिक। तो जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड ऑर्गेनिक होगा वो हेट्रोट्रोप्स होंगे, जिनका इनऑर्गेनिक होगा वो ऑटोट्रोप्स होंगे, और जो यूटिलाइज करेंगे सनलाइट को एज एन एनर्जी तो वो हमारे फोटोट्रोप्स होंगे। इतनी बात हो गई। अब जब आपको ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स और फोटोट्रोप्स तीनों का पता चल गया कि इनऑर्गेनिक फूड को कंज्यूम करने वाले ऑटोट्रोप्स, ऑर्गेनिक फूड को कंज्यूम करने वाले, हाँ, ऑर्गेनिक फूड को, ऑर्गेनिक मैटर को एज एन फूड कंज्यूम करने वाले हेट्रोट्रोप्स, और सनलाइट को एज एन सोर्स लेने वाले फोटोट्रोप्स। तो उसके बाद तो एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव, इनका कोई मतलब ही नहीं बच जाता है। अब इन सब में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, आप खुद सोचिए। हेट्रोट्रोप्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेट्रोट्रोप्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को एज एन फूड कंसीडर करता है, कंज्यूम करता है। तो हेट्रोट्रोप्स को फिर अब हम अलग अलग बता सकते हैं। एरोबिक हेट्रोट्रोप्स भैया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेंगे, एनारोबिक हेट्रोट्रोप्स जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करेंगे, फैकल्टेटिव हेट्रोट्रोप्स जो ऑक्सीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में काम करेंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में काम करेंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में काम करेंगे। ये हमारी बात हो गई, ये हमारी बात हो गई। अब आ जाओ इधर, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट। भाई डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट की अगर मैं बात करूं, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट, तो ये किस बात पर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइडेड बेस्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट। याद रखिएगा कि डिस्पोजल के बिहाफ पर यह डिसाइड होता है कि ट्रीटमेंट प्लांट में क्या, किस लेवल का आपको ट्रीटमेंट देना है। बाय डाइल्यूशन कर सकते हो,
ठीक है, स्ट्रीम या रिवर में यही सबसे ज्यादा होता भी है, मैं आपको बता दूं यही सबसे ज्यादा होता भी है। या फिर आप लैंड पर कर सकते हो, चाहे आप सीवेज फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। जो भी एफ्लुएंट है, सेप्टिक टैंक से निकलता है एफ्लुएंट, उसको आप सीवेज फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हो, लैंड पर डिस्पोज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रेट होता है, और नाइट्रेट मेरी क्रॉप का न्यूट्रिएंट होता है। मेरी क्रॉप को एक्चुअल में नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए सेप्टिक टैंक से जो रिलीज होता है एफ्लुएंट, उसके अंदर पूरा डिकम्पोज्ड मैटर होता है अप टू नाइट्रेट लेवल तक। आ जाइए, अब इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सीवेज एफ्लुएंट डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन अगर करते हैं तो देखो भाई, सीवेज एफ्लुएंट निकलता है, ये इन्फ्लुएंट है। सीवेज वेस्ट जो है वो कहां जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। उसके बाद सीवेज एफ्लुएंट, यहां से एफ्लुएंट रिलीज होता है, और ये एफ्लुएंट बस इतना रिलीज 20 मिलीग्राम पर लीटर तक होना चाहिए। इसका जो बीओडी कंसंट्रेशन है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इफ बीओडी 5 days of sewage effluent is more than 20 milligram per liter, the treatment is done, then treatment is done before disposing। अब ध्यान से देखो इसको, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, अगर 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है अगर बीओडी, तो भाई उसको वापस आप ट्रीटमेंट के लिए भेज दीजिए, उसको वापस आप ट्रीटमेंट के लिए भेज दीजिए। बेस्ट disposal of effluent method is required before disposing sewage is dilution in river or stream। सबसे बढ़िया dilution in river or stream है। क्यों? रिवर खुद ही प्योरीफाइड हो जाता है, और रिवर में लगातार एरिएशन चलते रहता है, ऑक्सीजन ऐड होते रहती है, और अनडिजायरेबल गैसेस जो है वो बाहर जाती रहती हैं, ठीक है। रिजल्ट, प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज्ड, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये आप जोन देख सकते हैं, पहला जोन ऑफ डिग्रेडेशन है, यहाँ पर तो क्लियर वाटर जोन है ही है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन है, यहाँ फिशेस सर्वाइव करती हैं, और डीओ लेवल जो है वो 100% तक होता है। बट धीरे धीरे फिर क्या होगा, डीओ लेवल कम होना शुरू होगा, डीओ लेवल कम होना शुरू होगा क्योंकि, और वाटर टर्बिड होना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, डार्क कलर और टर्बिड वाटर मिलता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। डीओ लेवल आपका 40% तक गिरेगा। उसके आगे आता है एक्टिव डीकंपोजिशन जोन। एक्टिव डीकंपोजिशन जोन में बायोलॉजिकल एक्टिविटी और ज्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अब यहाँ डिग्रेड हो चुका है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका है, उसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्ट में आ चुका है। तो उस केस में क्या होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर डीओ लेवल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया जाएगा बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीओ की जो है कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उस केस में फिशिस सरवाइव नहीं करेगा। तो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जो डेंजरस जोन है हमारे लिए कौन सा है, एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन है। इसके अंदर डार्क कलर हो जाता है, और सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जोन जो होता है वो यही होता है, ना फिशिस सरवाइव करती हैं, और डीओ लेवल कभी कभी ये 0 लेवल तक भी चले जाता है। जब ऑर्गेनिक मैटर पूरे तरीके से डिकम्पोज हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीजन रिकवर होना शुरू होती है, क्योंकि एरिएशन तो लगातार चल ही रहा है। भाई एटमॉस्फेयर से तो ऑक्सीजन लगातार ऐड हो ही रही है। बस प्रॉब्लम क्या थी यहां पर, और यहां पर जो डीओ लेवल कम हुआ उसके पीछे रीजन ये था कि ऑक्सीजन ज्यादा रेट से कंज्यूम हो गई। आ जो रही है ऑक्सीजन ऐड जो हो रही है, जो ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो तो एक कांस्टेंट रेट से हो रही है, वो तो एक फिक्स अमाउंट में ऐड हो रही है। बट जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है वो हाई रेट से हो रही है, ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम हो रही है, बिकॉज यहां पर भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चल रहा है। यहां तो एक्टिवली बायोलॉजिकल एक्टिविटी चल रहा है। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज हो गया, अब खत्म हो गया, ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है उसको, तो ऑक्सीजन जो लगातार ऐड हो रही है वो क्या करेगा, डीओ लेवल बढ़ाना शुरू करेगा, और इस रिकवरी जोन में फिशेस सर्वाइव कर जाती हैं। तो उसके बाद फिर क्लियर वाटर हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप ड्रिंकिंग पर्पस से इस वाटर को यूज कर पाए, ऐसा नहीं है
कि आप इसको ड्रिंकिंग पर्पज से क्लियर वाटर जोन को यूज कर पाए, नहीं, ये पोल्यूटेड होता है। अब जोन ऑफ डिग्रेडेशन फटाफट फटाफट एक बार इसको आप देख लीजिए। पहला, दिस जोन फाउंड इन डाउन स्ट्रीम ऑफ एफ्लुएंट डिस्पोजिंग पॉइंट, जहां आप डिस्पोज करोगे उसके डाउन स्ट्रीम साइड में मिलेगा। डार्क कलर मिलता है जी, टर्बिड वाटर मिलता है, एल्गी मर जाता है बट फिशिस सर्वाइव कर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एल्गी नहीं मिलेगा बट फिशिस सर्वाइव कर जाएगा। कहां? जोन ऑफ डिग्रेडेशन में। डीओ लेवल जो है कम हो जाता है अप टू 40% तक, डीओ लेवल कम हो जाता है 40% तक। उसके बाद आता है एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन, हैवी पोल्यूशन जोन माना जाता है, हैवी पोल्यूशन जोन। वेरी डार्क कलर, बहुत डार्क कलर हो जाता है, ब्लैक कलर ऑफ वाटर हो जाता है। डीओ लेवल फॉल्स अप टू जीरो लेवल, डीओ लेवल जो है भैया जीरो लेवल तक भी कभी कभी चला जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जीरो लेवल तक ही जाए, ये जरूरी नहीं है जीरो लेवल तक ही जाए, ये जरूरी नहीं है जीरो लेवल तक जाए, बट कभी कभी इट में फॉल्स अप टू जीरो लेवल, ये जा सकता है भाई। एनारोबिक कंडीशन सेट हो जाएंगी जब जीरो लेवल, जब ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सर्वाइव करेंगे। एनारोबिक कंडीशन सेट हो जाएंगी और वहां पर मीथेन CO2 H2S गैस इवॉल्व होगी। एट द एंड ऑफ दिस जोन डीओ लेवल रीच अप टू 40%। धीरे धीरे इस जोन के एंड तक 40% तक भी डीओ चले जाता है। पहले जीरो गया, फिर जैसे आप देख रहे हैं यहां पर जीरो गया और धीरे धीरे फिर यहां से बढ़ के इस जोन के एंड तक 40% तक भी चले जाता है। प्रोटोजोआ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखना, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मार्क करते चल रहा हूं। प्रोटोजोआ एंड फंजाई डिसअपियर फर्स्ट एंड रीअपियर बट फिशेस आर एब्सेंट। फिशेस इसके अंदर नहीं रहेंगी, प्रोटोजोआ एंड फंजाई पहले खत्म हो जाता है और फिर वो इसमें रीअपियर भी हो जाता है। तो इस चीज को पूछ लिया जाता है कि प्रोटोजोआ और फंजाई इसमें अपियर होता है। अब आ जाओ रिकवरी जोन। इन दिस जोन रिवर स्ट्रीम ट्राई टू रिकवर द डिग्रेडेड कंडीशन टू द फॉर्मर कंडीशन। जो पहली ओरिजिनल कंडीशन थी उसको अचीव करने की कोशिश करता है। क्यों? ऑक्सीजन ऐड होती रहती है एटमॉस्फेयर से। बीओडी फॉल्स डाउन एंड राइजेस अबव 40% ऑफ सैचुरेशन। 40% से ऊपर डीओ रिकवरी होता है, डीओ इंक्रीज होता है। ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस नाइट्रेट। अब जो ऑर्गेनिक मैटर था वो लास्ट स्टेज तक डिग्रेड हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रेट लेवल तक सल्फेट्स, कार्बोनेट और फॉस्फेट। क्लियर वाटर जोन। इन दिस जोन ओरिजिनल कंडीशन ऑफ रिवर आपको मिलता है। दिस जोन अट्रैक्ट द एक्वेटिक लाइफ फॉर सर्वाइविंग। जो जलीय जीव हैं उनको अट्रैक्ट करता है सर्वाइवल के लिए। और वाटर इन दिस जोन नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है साहब, कई बार पूछ लिया जाता है। अब ये हमारी बात हो गई। अब इसी में मैं आगे बढ़ जाता हूं आपके लिए यहां पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब हम सीधा चलते हैं जी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की तरफ। देखो, डिस्पोजल भी हो गया, रिवर डिस्पोजल ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, रो सीवेज होता है। रो सीवेज के बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि फ्लोटिंग पॉलीथीन जितना भी इंप्योरिटी है वो हमारा यहाँ पर रिमूव हो जाए। और जो बड़े ऑर्गेनिक मैटर है नयन बोल रहे हैं कि लास्ट में सर डीओ लेवल क्यों इंक्रीज हुआ। देखो भाई, इस रिवर को आप इस तरीके से एक टैंक की तरह समझे, टैंक की तरह छोड़ो, लो नयन ध्यान से समझना। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें भी आप ये देखो, एक बात बताइए, ऊपर से ओपन है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। जो ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो तो एक कांस्टेंट रेट से ऐड हो रही है, वो तो लगातार एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ही है। बट इसके अंदर जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाली रेट है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जब ऑर्गेनिक मैटर दिया तो भाई यहाँ पर डीओ लेवल जो है एकदम से गिर गया। फिर ये डीओ लेवल और थोड़ा सा कम गिरा। क्यों? यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो रही है, फिर और कम हो रही है, फिर और कम हो रही है, और कम हो रही है, और कम हो रही है। अब मुझे ये एक बात बताइए, यहाँ तो इससे भी ज्यादा, ऐड होने से भी ज्यादा ऑक्सीजन जो है डिप्लीट हो गया, कंज्यूम हो गया, तो यहाँ तो एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन जब आगे ऑक्सीजन का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, तो ऑक्सीजन लगातार ऐड हो रही है। तो मुझे बताइए एट द एंड क्या होगा।
बेटा कॉन्सेप्ट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। अब आप देखो धीरे धीरे ड्यू लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। जिसने क्वेश्चन पूछा था नयन रंगरी, नयन रंगरी, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? पता चल गया? आ जाओ आगे। अब स्क्रीनिंग ग्राइंडिंग के बाद हमारे इस सीवेज में क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर भी अवेलेबल हो जाता है। जितने भी आप जानते हैं कि रेनफॉल के टाइम पर, रेनफॉल के टाइम पर करेक्ट ऑल राइट रेनफॉल के टाइम पर सरफेस रन ऑफ होता है तो ग्रिड्स, लार्ज साइज ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर पैलेट्स लाइक, वो इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, ग्रिड चैम्बर में। उसके बाद जो है हम लोग एक पीएसटी बनाते हैं। पीएसटी के बाद हमारा ये 2 डिग्री ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। फिर हमारा एसएसटी है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। फिर आपका डिसइंफेक्शन चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो मत दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये 3 डिग्री ट्रीटमेंट होता है, बहुत कम स्टूडेंट को इस चीज का पता होता है। उसके बाद फिर हम डिस्पोज करेंगे। अब समझने की बात यह है, सबसे पहला काम है हमारा, सबसे पहला हमारा काम है कि भाई जो हमारा रो सीवेज आ रहा है उसमें से हम फ्लोटिंग इम्पेरिटी को अलग करें और बड़े बड़े पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम ग्राइंड भी कर दें। ग्राइंड सबने देखा है, ठीक है। अब इसके बाद जो ग्रिड चैम्बर है, इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर जितने भी होंगे वो यहां पर बैठ जाएंगे। याद रखना, इनऑर्गेनिक मैटर, ग्रिड चैम्बर इज प्रोवाइडेड ओनली टू रिमूव इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, ग्रिड्स ओनली टू रिमूव ग्रिड्स। इतनी बात हो गई। अब आ जाओ पीएसटी में। पीएसटी होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। तो जो हमारे सस्पेंशन में इनऑर्गेनिक मैटर थे वो हमने यहां रिमूव कर लिए। उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम यहां पर रिमूव करेंगे पीएसटी में, यहां डायरेक्टली सेटल होगा। अब आप मजे की बात देखिएगा कि यहां पर जो ये सेटल हुआ, ये जो सेटल हुआ ये ऑर्गेनिक मैटर हुआ है बिना ट्रीटमेंट के। कुछ जो सस्पेंशन में था ऑर्गेनिक मैटर वो यहां पर डिपॉजिट हो गया, सेटल डाउन हो गया पीएसटी में। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आगे एफ्लुएंट जा रहा है भाई उसके साथ कुछ तो ऑर्गेनिक मैटर अभी पानी में डिसॉल्व फॉर्म में है। अब ये जो है कुछ ऑर्गेनिक मैटर ये कहां पहुंचा? 2 डिग्री ट्रीटमेंट के लिए। कहां पहुंचा जी? 2 डिग्री ट्रीटमेंट के लिए। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को 2 डिग्री ट्रीटमेंट। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? 2 डिग्री ट्रीटमेंट। ये है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एक्चुअल में यहां पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा और जितने भी आपने मेथड्स पढ़े हैं सभी मेथड्स में से कोई एक मेथड यूज करके हम लोग यहां बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद फिर इससे जो एफ्लुएंट बाहर आएगा, इससे जो एफ्लुएंट बाहर आएगा, इससे जो एफ्लुएंट बाहर आएगा वो उसके साथ भी कुछ ना कुछ सस्पेंशन में कुछ ना कुछ तो पानी में घुला हुआ होगा ऑर्गेनिक मैटर। फिर वो आएगा यहाँ पर और फिर वो एसएसटी में सेटल होगा। एसएसटी में मेन ये है हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, 2 डिग्री ट्रीटमेंट ये है। एक्चुअल में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट जो है हमारा ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने वाला पार्ट, 2 डिग्री ट्रीटमेंट पार्ट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये हमारे लिए मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद ये एसएसटी यहां पर ये सेटल हो जाएगा। सेटल होने के बाद अब जो आगे एफ्लुएंट है, जो लिक्विड पार्ट है, वो लिक्विड पार्ट आगे जाएगा। यहां पर आप डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, क्लोरीन ऐड कर, पीने के लिए नहीं, कभी नहीं, कभी कंज्यूम नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं कि पानी को साफ करके दोबारा कंज्यूम कर लिया जाए। नेवर नेवर नेवर। हम उसको सीवेज फार्मिंग में यूज कर सकते हैं या फिर हम उसको केवल इसलिए ट्रीट करते हैं, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम केवल इसलिए यूज करते हैं ताकि जब हम रिवर में डिस्पोज करें तो रिवर हमारा पल्यूट ना हो जाए। एक लिमिट तक बीओडी को हम ट्रीटमेंट प्लांट में कम कर लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को हम एक लिमिट तक कम कर लेते हैं 20 मिलीग्राम पर लीटर तक ट्रीटमेंट प्लांट में ही। और जब हमें 20 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी कंसंट्रेशन रह जाता है, ऑर्गेनिक मैटर रह जाता है, उसको फिर हम रिवर में डिस्पोज कर देते हैं क्योंकि फिर वो सेल्फली प्योरीफाई हो सकता है और रिवर मेरा बहुत ज्यादा पल्यूट नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा हायर लेवल्स के ऑर्गेनिक मैटर को, सीवेज लेवल को, ऑर्गेनिक मैटर को, हायर बीओडी लेवल को
लोअर 20 मिलीग्राम पर लीटर लेवल तक लाने के लिए केवल एसटीपी डिजाइन किया जाता है, एसटीपी रन किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और इसका कोई पर्पज नहीं है पीने के लिए। ये पानी पिएंगे नहीं, इसको केवल इसीलिए डिसइंफेक्ट करते हैं कि अगर यहां कोई वाटर बोर्न डिजीज हो तो वो रिमूव हो जाए। और ये 3 डिग्री ट्रीटमेंट बोला जाता है, डिसइंफेक्शन बोला जाता है, और उसके बाद इसको फिर आगे डिस्पोज कर दिया जाता है। तो 3 डिग्री ट्रीटमेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ये हमारी पॉइंट बात हो गई। ऑयल और ग्रीस स्टार्ट में ही रिमूव कर लेते हैं भाई, ऑयल और ग्रीस स्टार्ट में रिमूव कर लेते हैं स्किमिंग टैंक से। आ जाइए सबसे पहले, अब मैं आपको सीधा यहां पर, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर ये जो बीच में आप देख रहे हो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, भाई ये पीएसटी के और इसके एसएसटी के बीच में हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट था। देखो इधर पीएसटी और एसएसटी के बीच में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसके लिए ये सारे मेथड्स आपने पढ़े हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, सेप्टिक टैंक, इन सब में से कोई एक याद रखना, कोई एक यूज करते हैं। स्टूडेंट ये गलती करता है, वो सोचता है एक ट्रीटमेंट प्लांट में सारे मिलेंगे, नहीं, कोई एक ट्रीटमेंट प्लांट में कोई एक यूनिट मिलेगा बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब यहां है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भंडार, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भंडार। फटाफट देखो, 1 डिग्री ट्रीटमेंट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए केवल और केवल 1 डिग्री ट्रीटमेंट, मतलब पीएसटी तक की बात हो रही है। देखो पीएसटी तक, यहां आप देख रहे हो, यहां तक आपका, यहां से देख लो, ये रहा, ये आपका 1 डिग्री ट्रीटमेंट है, आगे 2nd डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 डिग्री ट्रीटमेंट है। अब ये ठीक है, ये 2nd डिग्री है, ये बीच वाला पार्ट जो है, ये बीच वाला पार्ट जो है। अब आ जाओ यहां पर, 1 डिग्री ट्रीटमेंट क्या काम करता है, टू रिमूव, इसको ऐसा करो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो 1 डिग्री ट्रीटमेंट टू रिमूव सस्पेंडेड इंप्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ग्रिड चैम्बर में और ऑर्गेनिक आपका पीएसटी में, ये ऑर्गेनिक मैटर पीएसटी में और इनऑर्गेनिक ग्रिड चैम्बर में। आ जाओ स्क्रीन किस लिए यूज करते हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यहां से, यहीं से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। यूज टू रिमूव heavy suspended impurities, used to remove heavy suspended impurities, large floating impurities को रिमूव करने के लिए आप स्क्रीनिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है जी ग्रिड चैम्बर, सबके यूज आते हैं, और मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि हर एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाए। ग्रिड चैम्बर रिमूव्स इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। पीएसटी क्या काम करता है, अभी बताया था, ऑर्गेनिक मैटर रिमूव करेगा पीएसटी में डायरेक्ट सेटलमेंट होगा बिना ट्रीटमेंट के, क्योंकि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो अगला स्टेज है, उससे पहले ये तो केवल एक सेडिमेंटेशन टैंक है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक के लिए नहीं, ऑर्गेनिक मैटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। पीएसटी रिमूव्स ऑर्गेनिक सस्पेंडेड मैटर, ये हमारी बात हो गई। अब इनऑर्गेनिक मैटर रिमूव्ड इनिशियली इन ग्रिड चैम्बर, किस लिए, टू प्रोटेक्ट पंप्स, ब्लेड्स एंड डाइजेशन चैम्बर कैपेसिटी, ये हमारी बात हो गई। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अब है नेक्स्ट, 2nd डिग्री ट्रीटमेंट जिसको आप बोल रहे हो। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2nd डिग्री ट्रीटमेंट जो बोल रहे हो, प्रोवाइडेड मेनली टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर बाय इंड्यूसिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सस्ता मेथड है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आपको कोई केमिकल ऐड नहीं करना, सस्ते से सस्ते में आपका ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो जा रहा है। तो हमेशा आप तो सस्ता मेथड ढूंढेंगे ना, क्योंकि इससे पानी ट्रीट करके तो आपको भेजना नहीं, और वैसे भी हमें पोर्टेबल पानी ही, जब हम रो वाटर पढ़ रहे थे तो हमने पोर्टेबल वाटर के लिए हम लोग काम करते हैं। इसका मतलब यह है पीने लायक पानी बनाना है, तो यहाँ बहुत ज्यादा कॉस्टली मेथड आपको यूज नहीं करने हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इधर इन सस्पेंशन अटेंड ग्रोथ सिस्टम, चाहे वो सस्पेंशन में हो चाहे वो अटैच्ड में हो, ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, चाहे वो अटैच्ड है, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम किसी के भी अंडर हो, बस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। अब देखो
ये दो टाइप के यहाँ पर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से समझो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी कब, जब ये ऑर्गेनिक मैटर और इसका कांटेक्ट होगा। अब सिंपल सी बात है, ये जो कांटेक्ट हो रहा है, ये जो कांटेक्ट हो रहा है, ये कांटेक्ट या तो सस्पेंशन में हो सकता है, पानी तैरते हुए लिक्विड फॉर्म में, या फिर अटैच्ड वे में हो सकता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब फूड के कांटेक्ट में आएगा तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। ओवरऑल मैं बात बोलूंगा कि बाइल इनका जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट कैसे हो रहा है, कांटेक्ट कैसे हो रहा है, ये डिसाइड करता है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम और अटैच्ड सिस्टम को। इन सस्पेंशन हो सकता है, ठीक है, और अटैच्ड वे में हो सकता 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 है। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर है, और यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिक। अब आप देखो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा है वो अटैच्ड वे में हो रहा है, यस और नॉट, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा है वो अटैच्ड वे में हो रहा है। तो ये क्या है, इन अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, ये अटैच्ड, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है वो अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अब सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम लिक्विड फॉर्म में रहने का, तो ये कौन कौन से एग्जांपल है, एएसपी हो गया, ऑक्सीडेशन पॉन्ड हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया। इन तीनों में आप देखेंगे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, इन तीनों में आप देखेंगे कि लिक्विड फॉर्म में रहते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आता है। लिक्विड फॉर्म में रहते हुए, सस्पेंशन में रहते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आता है। अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में क्या है कि अटैच्ड वे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर कांटेक्ट में आता है। तो इसका एग्जांपल है आरबीसी, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर और ट्रिकलिंग फिल्टर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एसएससी जेई प्री एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, ये बेसिकली डिग्री का मेन पार्ट होता है, और कन्वेंशनल और मेंस की बात करें तो थोड़ा वहां पर इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो ये आपको भी थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इंपॉर्टेंस किसको कितना दे रहे हो। स्क्रीनिंग, इट इज वेरी सिमिलर टू स्क्रीन इन रॉ वाटर ट्रीटमेंट, प्रोवाइडेड इनिशियली टू रिमूव लार्ज फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज। लार्ज फ्लोटिंग इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए मेनली कोर्स टाइप स्क्रीन यूज करते हैं। ग्राइंडिंग में केवल और केवल, ये आप याद रखिए, ठीक है, यूज टू ब्रेक डाउन स्मॉलर इम्प्योरिटी इनटू लाइटर वंस, और ज्यादा लाइटर जो है इम्प्योरिटीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्या होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, डिकम्पोजिशन रेट इंक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बस ग्राइंडिंग का इतना रोल समझिए। ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर से आप पढ़ के जरूर जाइए, इससे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। अब ग्रिड चैम्बर में क्या है, ग्रिड चैम्बर के लेके आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस लिए, इनऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए। ग्रिड चैम्बर आर यूज्ड टू रिमूव इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड, टू रिमूव इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड मैटर लाइक क्ले, सैंड, सिल्ट, ग्लास, एंड टू पास फॉरवर्ड ऑर्गेनिक मैटर टू रिमूव इन पीएसटी। ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक मैटर को तो रिमूव कर देता है और ऑर्गेनिक मैटर को पास कर देता है किस में, पीएसटी में। भाई ग्रिड चैम्बर के बाद क्या आएगा, पीएसटी तो आएगा। तो ग्रिड चैम्बर में इनऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो गया और इसने ऑर्गेनिक मैटर को जो है फॉरवर्ड कर दिया किसके पास, पीएसटी के पास। तो पास फॉरवर्ड ऑर्गेनिक मैटर टू रिमूव इन पीएसटी, इतना काम करता है। दूसरी बात, ग्रिड चैम्बर्स आर डिजाइन टू ग्रिड चैम्बर आर डिजाइन टू सेटल है, डिजाइन टू सेटल। यहां देखिए, ग्रिड चैम्बर्स आर डिजाइन टू सेटल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स ऑफ साइज ग्रेटर देन 0.2 mm। आप मुझे बताओ क्या स्टोक्स लॉ वैलिड होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में सारे लोग बता दो। अगर ग्रिड साइज, पार्टिकल साइज मोर देन 0.2 mm है तो क्या यहां स्टोक्स लॉ वैलिड होगा, स्टोक्स लॉ वैलिड होगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। यहां पर ग्रिड चैम्बर को जो डिजाइन किया जाता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स ऑफ साइज ग्रेटर देन 0.2 mm साइज, और स्टोक्स लॉ इज नॉट वैलिड, स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। नो सर, नो सर, इस चीज का ध्यान रखेंगे।
स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर डिजाइन करने के लिए जस्ट लाइक सेडिमेंटेशन टैंक हम इसको डिजाइन करेंगे, जस्ट लाइक सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करेंगे, जिसके लिए हमें सरफेस ओवरफ्लो रेट चाहिए ही चाहिए। तो भैया इसका सरफेस ओवरफ्लो रेट ये है, डिस्चार्ज आपको गिवन होगा ही होगा, सरफेस एरिया कैलकुलेट कर दोगे और आप लेंथ टू विड्थ रेशियो लेके आप इसको डिजाइन कर सकते हो। अब विच इज कैलकुलेटेड बाय ट्रांजिशन लॉ, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर टू सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइनिंग है। अब इसका डिटेंशन पीरियड, डिटेंशन टाइम जो है भैया हम इसका 30 से 60 सेकंड रखते हैं, जनरली हम 60 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। जनरली 30 से 60 सेकंड रखते हैं, 60 सेकंड हम लोग डिटेंशन पीरियड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी जो है इसके अंदर हम इतना मेंटेन करते हैं 0.15 मीटर, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने वाली, 0.15 मीटर पर सेकंड से 0.30, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेप्थ ऑफ टैंक 1 से 8 मीटर और फ्री बोर्ड जो है आप ये 0.3 मीटर रख सकते हैं। तो इसमें बस एक ही चीज याद रखने की है, ओवरफ्लो रेट याद रखना है, और ज्यादा करो आप डिटेंशन टाइम को, थोड़ा सा यहाँ इफेक्टिव है, मतलब इंपॉर्टेंट है डिटेंशन टाइम, ठीक है। उसके बाद जो है लेंथ आप इसकी 25 से 30% इंक्रीज कर सकते हो, उसका फायदा ही मिलेगा। पीएसटी, पीएसटी को लेके जब बात हो तो पीएसटी को लेके आप इतना कुछ देख सकते हो। पीएसटी में क्या कहता है, जनरली प्लेन सेडिमेंटेशन, हाँ ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केमिकल ऐड नहीं करना है यहाँ। आप कभी भी अगर सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे हो और वहां पर जो पीएसटी में प्राइमरी सेटलिंग टैंक, तो उसमें जो एफ्लुएंट जा रहा है भैया वहां केमिकल ऐड मत कर देना। केमिकल ऐड करने से, कोई भी कोगुलेंट ऐड करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, और भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तो ऑर्गेनिक मैटर हमको रिमूव कराना है। चाहे हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा तो हम फ्री में कैसे रिमूव कर पाएंगे, कैसे ऑर्गेनिक मैटर हमारे रिमूव हो पाएगा। इसीलिए यहां पर हमेशा प्लेन सेडिमेंटेशन किया जाता है, जनरली प्लेन सेडिमेंटेशन एंड अंडर एरोबिक, इस वाली कंडीशन को छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है, बस आप इतना भी याद रखो, ठीक है। और ओवरफ्लो रेट जो है वो इतने से इतने के बीच वेरीज करते रहती है, ये आपका एवरेज है और ये आपका पीक है, ये आपका पीक है, ये एवरेज है। डेप्थ ऑफ टैंक की बात कर लें, डेप्थ ऑफ टैंक की बात कर लें 2.5 से 3 मीटर। डिटेंशन टाइम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये फिर मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, 2 से 2.5 घंटे। हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी 0.3 मीटर पर मिनट है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी इतना। विड्थ ऑफ टैंक कैप्ड अप्रोक्सीमेटली, ये बस पीएसटी ये, इससे ज्यादा अब मैं आपको बता देता हूं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कहां से ज्यादा आते हैं। कोगुलेशन आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, देखो मैंने बताया था केमिकल कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन इज अवॉइडेड, coagulation aided sedimentation is avoided because coagulants can destroy the microorganism with affect the decomposition, ये which है, ठीक है, which affect the decomposition in secondary treatment. sludge digestion से इतना ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं, ये आप एक बार ध्यान देना, ये वाला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने लेवल पर रिकॉल कर लेना, बट ये इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ। मीथेन फॉर्मर वर्क्स, ये इसको आप देख सकते हैं, मीथेन फॉर्मर जो है इतने पर वर्क करते हैं, ठीक है। और ये जो एसिड फॉर्मर है वो फास्टर देन मीथेन फॉर्मर, एसिड फॉर्म करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म फास्ट वर्क करते हैं मीथेन फॉर्मर से। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। आप ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनारोबिक, देखो इधर 70% ऑफ टोटल सॉलिड, 70% ऑफ टोटल सॉलिड्स आर वोलेटाइल सॉलिड्स एंड 30% आर फिक्स। अब देखो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि भैया कितने % वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं, तो 7 जितने भी सॉलिड रहेंगे उसमें 70% वोलेटाइल रहेंगे, और ये जो वोलेटाइल रहेंगे 65% ऑफ टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स आर रिड्यूस्ड टू गैसेस। ये रिड्यूस्ड टू गैसेस 65% ऑफ वोलेटाइल सॉलिड्स, ये जितने भी 70% हैं उसका 65% गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो गैस में कन्वर्जन होगा वो वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस इतना 0.6 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ टोटल वोलेटाइल। अगर वोलेटाइल सॉलिड 1 केजी है तो 1 केजी वोलेटाइल सॉलिड कितना गैस प्रोड्यूस करेगा जी? 0.6 मीटर क्यूब। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। 65 से 70% प्रोड्यूस गैस इज मीथेन। जो भी गैस यहां से वोलेटाइल सॉलिड से या ऑर्गेनिक मैटर से अंडर एनारोबिक कंडीशन, अंडर एनारोबिक रिएक्शन जो भी गैस प्रोड्यूस होगी उसमें 65 to 70% मीथेन रहेगा और 30% CO2 रहेगा एंड रिमेनिंग अदर गैसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब मैं आपके लिए चलता हूं सीधा, मैं आपको बता दूं, ये आपका 2 डिग्री ट्रीटमेंट, ऑक्सीडेशन पॉइंट। अब ये आपका 2 डिग्री ट्रीटमेंट, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको 2 ही पार्ट पढ़ने हैं। मैं आपको बता दूं, एक ऑक्सीडेशन पॉइंट और एक आपको पढ़ना है सेप्टिक टैंक। बस 2 को पढ़ के जाना है। दो से मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पीएसटी में एरोबिक होता है क्या एनारोबिक, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल जेन्युइन है। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। देखो इधर, अब आप सब लोग देख लो ध्यान से, अब सारे लोग देखेंगे इधर होता क्या है, सब लोग देखना। पीएसटी मैं यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूं, ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन भी रहता है, उस चीज को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये आपका कोई भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, समझना सब लोग, कॉन्सेप्ट समझ लेना, कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद भाई आता है एसएसटी, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद आता है एसएसटी। अब आप देखो होगा क्या, यहां से जो भी ऑर्गेनिक मैटर आएगा वो बिना ट्रीटमेंट के यहाँ पे, इसको मैं बोल रहा हूँ पीएसटी स्लज, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर ये कुछ यहाँ पर डिपॉजिट होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ज्यादा एनर्जेटिक स्लज कौन सा है? ये है पीएसटी स्लज, ये पीएसटी स्लज है जो कि विदाउट ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट के बाद ये आपका क्या है? एसएसटी स्लज है, एसएसटी स्लज है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ज्यादा एनर्जी कौन से टाइप में रहेगा? सर मुझे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, लेकिन आपकी क्लास देना तो बहुत कॉन्फिडेंस आया और इजी लगने लगा। चलिए थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू भाई। अब देखो इधर, मैं आप ही से पूछना, देखो कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है वो फिर मजे की बात है, वो आपके लिए भी हम लोगों के लिए भी। देखो इधर पीएसटी, ये सब्जेक्ट बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ये खेल नहीं है, ये फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला सब्जेक्ट नहीं है। देखो पीएसटी ज्यादा एनर्जी किस में रहेगा? ये रहेगा, सबसे पहली बात तो ये क्या है, विदाउट ट्रीटमेंट है, या विदाउट ट्रीटेड बोल दो, विदाउट ट्रीटमेंट है, या बिफोर ट्रीटमेंट बोल दो, ऐसा बोल दो बिफोर ट्रीटमेंट। ये सेटल जो है ये बिफोर ट्रीटमेंट है। अब एक बात बताओ, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है और ये क्या है? आफ्टर ट्रीटमेंट है। सबसे पहला तो आपको यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए कि भैया आफ्टर ट्रीटमेंट और बिफोर ट्रीटमेंट मतलब इसके अंदर लेस एनर्जी है, लेस एनर्जी है, लेस कार्बन कंटेंट है। मैं लेस एनर्जी लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। इसके अंदर हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी है, ठीक है। अब मुझे बताओ जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा यहां पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अगर मैं इसको एरोबिक कर दूं, अगर मैं एरोबिक कर दूं, इफ एरोबिक अगर मैं कर दूं, एरोबिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर मैं कर दूं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर मैं करा दूं, तो प्रॉब्लम क्या होगा?
बायोलॉजिकल एक्टिविटी करा दूं तो एक एनर्जी भी ज्यादा, ऑक्सीजन भी ज्यादा, और बायो रिजल्ट क्या मिलेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी सही नहीं होगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी का बहुत फास्टर रेट से हो रहा है ना, तो वो सही नहीं होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। मैं सीधा इसको ये लिख देता हूं। अब हमारे पास रास्ता क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिविटी नहीं कराना है। अब यहां पर क्या है, एनर्जी कम है, ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन अगर एरोबिक कर देते हैं, एनर्जी कम है, तो यहां पर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहेगा ये कंट्रोल रहेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि यहां पर ये एनर्जी कम है। अब मैं सॉल्यूशन क्या निकालूं, सॉल्यूशन बायोलॉजिकल अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं एनारोबिक रिएक्शन करूंगा, टू कंट्रोल रिएक्शंस, एनारोबिक रिएक्शंस डन, शॉर्ट में लिख रहा हूं डन। अब खुद आप देख लो कि जो पीएसटी स्लज है, जो आप पढ़ते हो ना कि एक ही डाइजेशन दे दिया जाता है, एक ही जो है डाइजेस्टर आपको पढ़ा दिया जाता है, नहीं, पीएसटी स्लज का ट्रीटमेंट अलग होता है। मतलब पीएसटी स्लज जो है वो ये एनारोबिक डाइजेस्टेड होनी चाहिए, और ये जो एसएसटी स्लज है वो एरोबिक होना चाहिए, वो आपका एरोबिक होना चाहिए। सब लोग एक बार जोरदार तरीके से कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हुआ आज। अब तो रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में कभी भी, अब रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैंने दोनों रीजन बता दिए, ये बिना ट्रीटमेंट के है तो एनर्जी इसके अंदर ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन भी अगर आपने दे दी हो जाएगा। भाई मनीष तुम तो यार उस दिन भी ज्यादा परेशान थे, आज भी परेशान हो। सबको पूरे तरीके से क्लियर हो गया। अब ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाना चाहिए, अब कभी ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इधर, ऑक्सीडेशन पॉइंट। यहां से आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन पॉइंट क्या है, इसमें भी जहां ना पावर की रिक्वायरमेंट है, सबसे सस्ता मेथड है, यही हम बोलेंगे कि सस्ते मेथड ही तो यूज करने हैं। इसको ऑक्सीडेशन पॉइंट बोलते हैं, सिम्बायोटिक पॉइंट बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन पॉइंट बोलते हैं। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन पॉइंट इज विच टाइप ऑफ सिस्टम, एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है। सस्पेंशन में रहते हुए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर कांटेक्ट में आएंगे, पहली बात, इसीलिए तो ये सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम हुआ। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऊपर से ओपन है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसीलिए ये एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है कि एल्गी सरफेस पर है, एल्गी सरफेस पर है भाई। अब आप देखो यहां पर आप ये आप देख लो, ये एल्गी है, ये एल्गी है, ठीक है। यहाँ बाकी और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या है जी, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इस एल्गी के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, क्या, ध्यान से समझिए। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए ऑक्सीजन, एल्गी क्या है, एक प्लांट की तरह काम करता है, मैच्योर एल्गी एक प्लांट की तरह काम करता है। सनलाइट यहां से मिलेगा, सनलाइट यहां से मिलेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, जो ऑक्सीजन रिलीज होगी उसको ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेंगे, और इसका जो एंड प्रोडक्ट है नाइट्रेट, उसको ये एल्गी कंज्यूम कर लेगा। तो जनरली क्या होता है, ये नाइट्रेट और जो भी एंड प्रोडक्ट बोलो और ये ऑक्सीजन, तो एल्गी तो ऑक्सीजन दे रहा है इन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि ऊपर वाली जोन में एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए। और इन ये ऑर्गेनिक मैटर को, ये जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, ये जो हमारा ये सारा ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑर्गेनिक मैटर को ये कंज्यूम करेंगे। इस ऑर्गेनिक मैटर से ये क्या कर रहे हैं जी, नाइट्रेट रिलीज कर रहे हैं, और नाइट्रेट जो है एल्गी का फूड है। तो एल्गी इसका एंड प्रोडक्ट एल्गी का फूड है, और एल्गी का एंड प्रोडक्ट जस्ट लाइक ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म
कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनके बीच एक रिलेशनशिप बन गया। इससे हमें क्या फायदा है भाई? ठीक है, तुम्हारे बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना, अल्टीमेटली मेरा तो ये ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो रहा है। अल्टीमेटली मेरा तो ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो रहा है, बस चलता रहे, मुझे क्या दिक्कत है? तो इसीलिए इसको सिम्बायोटिक बॉन्ड बोलते हैं। ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एल्गी एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच end product of algae will be consumed by aerobic microorganism and end product of aerobic microorganism will be consumed by algae। तो एक रिलेशनशिप इनके बीच डेवलप हो जाता है। सेम टाइम पे क्या होता है, सेम टाइम पे यहां पर ये जो है कुछ ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होने लगता है बॉटम पर। अब यहां पर बैठे हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाई यहां पर जब सारा मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जब इनिशियली ऑर्गेनिक मैटर सेटल होगा और वो बॉटम पर सेटल होगा, तो यहाँ की इनिशियली सारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये सारे क्या हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो एंड प्रोडक्ट है, ये तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, ये फूड की तरह काम कर रहा है एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। और यहां से भैया ये बबल्स, यहां से आप देखेंगे ये जो बबल्स हैं, अब यहां से ये बबल्स कौन कंज्यूम कर रहा है? देखो यहां से ये बबल्स कौन कंज्यूम कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप देखेंगे कि इसके बीच भी एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। देखो इनके बीच भी एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है और इसके बीच भी। तो यहाँ दो टाइप की रिलेशनशिप डेवलप होती है, एक एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एल्गी के बीच में, और एक एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनारोबिक के बीच में। अल्टीमेटली हो क्या रहा है जी? हमारा ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो रहा है। अब आ जाओ, ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज अर्थन चैनल और ओपन चैनल फ्लो। जस्ट लाइक एक चैनल बनाते हैं, लॉन्ग डिटेंशन पीरियड 2 से 6 हफ्ते। ड्यूरिंग डिटेंशन पीरियड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव ऑर्गेनिक मैटर बाय डीकम्पोजिशन इन सस्पेंशन। ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन पॉन्ड बिटवीन एल्गी एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ध्यान से देखिएगा जो ये, ठीक है, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन पॉन्ड बिटवीन, ये देखो, बिटवीन एल्गी एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या हो रहा है? एल्गी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, दैट ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज बायोमास। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? बायोमास, ठीक है, जो एल्गी का न्यूट्रिएंट है, विच इज यूटिलाइज्ड बाय एल्गी। दैट म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बस बेटा जल्दी ही ओवर करेंगे, चिंता मत करो। ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो समझो उसको क्लियर समझो, जितना पढ़ो। ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड, इसका जो डेप्थ है वो आप ये डेप्थ रख सकते हो, ठीक है। लेंथ टू विड्थ रेशियो 2 रखते हैं। ईच ऑक्सीडेशन पॉन्ड यूनिट एरिया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिए। हर एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड का जो आपको यूनिट एरिया रखना है, जो जितने एरिया का बनाना है, 0.5 से 1 हेक्टेयर, ठीक है। बस इतना, ज्यादा करो आप। ये जो है रिमूवल एफिशिएंसी ये 98% है, ठीक है। बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड का 95% है, और पैथोजेंस रिमूवल एफिशिएंसी जो है ये। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है, द ऑक्सीडेशन पॉन्ड सुटेबल फॉर स्मॉल विलेजेस एंड हैविंग नो सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। जहां पावर नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही छोटू बच्चू सवाल पूछता है, बहुत छोटू सवाल पूछेगा। इसका जो एफ्लुएंट है वो जो है आप कहाँ यूज कर सकते हो? सीवेज फार्मिंग में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और इससे ज्यादा, अब इसमें सेप्टिक टैंक और आप पढ़ लीजिए ध्यान से। सेप्टिक टैंक जो है
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज्यादातर देगा। मैं आपको बता दूं जेईएन लेवल के लिए, ठीक है, जेईएन लेवल के लिए बेटा सेप्टिक टैंक ओवरऑल एरिया भी कम है, ओवरऑल सारी चीजों को देखकर से इसीलिए तो सेप्टिक टैंक ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा काम का अगर मैं देखूं तो भैया सबसे बढ़िया तो फिर आपका ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड ही है बड़े बड़े एरिया के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको एरिया बहुत ज्यादा चाहिए और अर्बन एरिया में स्पेस की अवेलेबिलिटी अब नहीं है, मतलब कम है। स्पेस अवेलेबिलिटी अर्बन एरियाज में कम है। रूरल एरियाज में आप ऑक्सीडेशन पॉन्ड को और अर्बन एरिया में फिर आप सेप्टिक टैंक को बना सकते हैं। देखो ये कैसे टाइप का सिस्टम है, इसको और आप ध्यान से जल्दी से पढ़ लीजिए। एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, एनारोबिक, इसके अंदर एनारोबिक रिएक्शंस होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपका WC है। यहाँ से अपना सीधा इसको 2 चैम्बर में मैंने टैंक को कन्वर्ट कर दिया। एक में क्या होगा कि ये सस्पेंशन, एक मिनट, इसमें क्या होगा, ये सस्पेंशन में रहेगा और यहाँ से ये बैफल्ड वॉल हमने प्रोवाइड कर दिया। ये बैफल्ड वॉल हमने बीच में प्रोवाइड कर दिए। इन बैफल्ड वॉल से क्या होगा, वाटर इधर आ जाएगा, वाटर इधर आ जाएगा और ये यहाँ पर ये सेटलमेंट हो जाएगा सीवेज का, सीवेज का यहाँ पर सेटलमेंट होगा, सीवेज का यहाँ पर सेटलमेंट होगा और ये एफ्लुएंट बाहर चला जाएगा। अब इसकी डिजाइनिंग के लिए टोटल वॉल्यूम जो है हमने ये ले लिया और V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम है। V1 कैसे कैलकुलेट होगा, पहला डिस्चार्ज जो हमारा एक तरीके से हमने एक तो स्लज एक्यूमुलेशन टैंक बना लिया और एक में जो वेस्ट वाटर लिक्विड आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है। तो V1 इजिकल टू Q1 इंटू T1, V2 इजिकल टू Q2 इंटू T2। सबसे पहले यहाँ देखिए, सेप्टिक टैंक इज सिमिलर टू द सेडिमेंटेशन टैंक, ओनली डिफरेंस इज डिटेंशन पीरियड, इसका डिटेंशन पीरियड हायर होता है। दूसरी बात ये आप देखिए, वेस्ट वाटर डायरेक्टली फेड टू द सेप्टिक टैंक एंड अलाउ टू सेप्टिक ऑर्गेनिक मैटर। अब अलाउ टू सेटल, अलाउ टू सेटल ऑर्गेनिक मैटर कैसे टाइप का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, फिर बोल रहा हूं ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। वेस्ट वाटर कन्वर्टेड इनटू स्लज अंडर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी कौन सी, एनारोबिक। ऑयल एंड ग्रीस राइज करता है और वो रिमूव कर लिया जाता है। सीवेज फ्लो रेट जो डिस्चार्ज 1 आप लोगे वो 90 से 150 लीटर पर कैपिटा पर डे और स्लज एक्यूमुलेशन रेट, स्लज एक्यूमुलेशन रेट 30 से 70 लीटर पर कैपिटा पर ईयर जो स्लज एक्यूमुलेट होती है टैंक में, ठीक है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि भाई टैंक का साइज आपको कितना बड़ा रखना है, कितने दिनों बाद आपको क्लीनिंग करना है। इसका डिटेंशन पीरियड जो है 12 से 48 घंटे, जनरली हम 24 घंटे लेके चलते हैं। क्लीनिंग पीरियड 6 से 12 महीने में आप क्लीन करा दीजिए या फिर आप डिजाइनिंग पर्पज से 1 साल लेके चलिए। डेप्थ जो है भैया इस टैंक का ये पूछा जा चुका है एक बार, ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर बोल रहा हूँ डेप्थ टैंक का पूछा जा चुका है क्योंकि जेईएन लेवल पे यही काम होता है, एक जेई का यही सब काम होता है, उसको इतना पता होना चाहिए। और विड्थ शुड नोट बी, अच्छा ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 0.75 मीटर मतलब 75 सेंटीमीटर से ज्यादा कभी भी ये विड्थ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। परकोलेशन रेट अगर 30 मिनट से कम है तो शॉक पिट आप प्रेफर करते हो। शॉक पिट मतलब कुछ नहीं है, डिच बना दिया और सीधा वेस्ट वाटर जो है नीचे जाते जाता है। ये आपका हो गया। अब इसमें आप आ जाइए, और तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं यार, मतलब मैं आपको ये बोलूंगा कि बाकी ये कंटेंट मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, आप इसमें देख लेना, छोड़ दूंगा बेफिक्र रहो। लेकिन अभी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप ये आप देख लीजिए डिस्पोजल। एक एक मिनट जल्दी से यहाँ भी देख लीजिए कितना टाइम हो गया। हाँ ठीक है आपका, नेक्स्ट जस्ट 1 मिनट। ठीक है,
देखो भाई, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसीलिए फटाफट आपको यहाँ से भी एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या मिलेगा, अब आप मेरे साथ चलिए। मिक्सचर ऑफ सॉलिड सेमी सॉलिड ओरिजिनेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये आपका सॉलिड वेस्ट है। अब देखो, सॉलिड वेस्ट जो रिलीज होता है घर में, एक डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट है, एक इंडस्ट्रियल है। मतलब एक इंडस्ट्री से भी हो सकता है, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इससे म्युनिसिपल से मतलब होता है। ये घर में जो सॉलिड, किचन से जो सब्जियां बच जाती हैं, फूड बच जाता है, पील्स बच जाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स बच जाती है, घर में जो सॉलिड वेस्ट है, बाथरूम वेस्ट की बात नहीं हो रही है, समझ रहे हैं, यहाँ केवल और केवल पूरे घर का सॉलिड वेस्ट, जो कचरा आप इकट्ठा करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो आपके लेके, एमसीडी वाले जो लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये म्युनिसिपल, इसी का दूसरा नाम है जी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एमएसडब्ल्यू इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एमएसडब्ल्यू, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट को, इसी का दूसरा नाम, और इसी का तीसरा नाम है जी रिफ्यूज। सबसे पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो, ये तीनों एक ही चीज है। अब इनके अंदर एक बायोडिग्रेडेबल जो है वो गार्बेज है, ये आपसे पूछा जाता है, एक आपका रबिश है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एक आपका एसिड है जो इनकम्बस्टिबल है, जो आग वगैरह मतलब जो एस बच जाता है लास्ट में, जो इनकम्बस्टिबल है, जो जलने लायक नहीं है। सैनिटरी लैंड फिलिंग में ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सैनिटरी लैंड फिलिंग, ठीक है। इसमें ये चीज आप देख सकते हैं फॉर डिकम्पोजिशन 60% मॉइस्चर कंटेंट जो है इसके अंदर होना चाहिए। प्रोसेस 2 से 12 महीने में कंप्लीट हो जाता है। सेल्स बनाते हैं ना, लेयर्स में हम लोग डिकम्पोज कर देते, ये इसको लो लाइंग एरिया में कहीं गड्ढा है वहां पर जो है फिल कर देते हैं, ऊपर से हम सीलेंट लगा देते हैं, सारे सीलेंट्स हैं, चाहे क्ले है, बिटुमिन है, एस्फाल्ट है, कवर कर लेते हैं। अब है कंपोस्टिंग। ये क्वेश्चन देखो यहां से भाई आता है, मैं कंपोस्टिंग के लिए ही बेसिकली आपको इस टॉपिक को पढ़ा भी रहा हूं, कंपोस्टिंग के लिए ही मैं आपको इसको पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस, दोनों में किया जाता है। अगर ये, अब ध्यान से देखना, अगर ये एरोबिक डिकम्पोजिशन किया जा रहा है तो भैया इसमें जो है मिक्सिंग अलाउ करते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस बात को। एरोबिक कंपोस्टिंग हो रहा है, एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है तो मिक्सिंग अलाउ करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 60%। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे थोड़ी ना बोल रहे हैं, जहां हमने हाथ रख दिया कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए सारी चीजों को कवर करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन अगर आपने कराया है तो भैया इसका मतलब है कि मिक्सिंग नॉट अलाउड, यहां मिक्सिंग अलाउ नहीं करेंगे। और ये एरोबिक डिकम्पोजिशन है वो 2 से 3 महीनों में कंप्लीट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट इस प्रोसेस को बोला जाता है इंदौर प्रोसेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने स्टार दिए जाएं इस पॉइंट को उतने कम। तो आपसे पूछा जाता है इंदौर प्रोसेस, बस इतना पूछा जाता है, इंदौर प्रोसेस जो है वो एरोबिक है या एनारोबिक है, तो भैया ये एरोबिक है। नेक्स्ट जो है एनारोबिक, एनारोबिक डिकम्पोजिशन कंप्लीटेड इन, ये टाइम लेगा 5 से 6 महीने में। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, बेंगलोर मेथड, इसको क्या बोला जाएगा, बेंगलोर प्रोसेस। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, देख लो आप देख। और मिक्सिंग भी, ये मिक्सिंग वाला भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नोट मिक्सिंग ये भी पूछा जाता है, इंदौर और बेंगलोर ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक इसमें और एक पॉइंट है, फॉर ऑप्टिमम, मैंने कहीं लिखा है क्या, फॉर ऑप्टिमम डिकम्पोजिशन, देखो इधर C/N रेशियो, कार्बन टू नाइट्रोजन कंटेंट रेशियो है। इसमें बस एक चीज आप ध्यान रख लो, फॉर ऑप्टिमम कंपोस्टिंग, फॉर ऑप्टिमम कंपोस्टिंग C/N रेशियो लगभग बराबर होना चाहिए 40। 40% नहीं यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये 40, ठीक है, 40 है ना, इससे कम ना इससे ज्यादा। इससे कम होगा तब भी इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होगा,
और इससे ज्यादा होगा तब भी आपका इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होगा। एक चीज का आप ये ध्यान रखेंगे। इनसाइनरेशन क्या होता है? हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इनसाइनरेट करना, जला देना, ठीक है। और ये जो थर्मल पायरोलाइसिस है वो क्या है? हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका थर्मल पायरोलाइसिस है। इनसाइनरेशन मेथड, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज बर्निंग एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, मतलब हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर। और इसमें क्या है? एट हाई लिमिटेड सप्लाई ऑफ थर्मल पायरोलाइसिस बोला जाता है, ठीक है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर रिफ्यूज विच हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसके लिए ये मेथड यूज करते हैं। कॉस्टली मेथड है, ठीक है। पल्वीराइजेशन मतलब जैसे आटा चक्की आपने देखा होगा, ठीक है, वो पल्वीराइजर होता है। इन एक्चुअल इट इज नॉट डिस्पोजल मेथड, ये डिस्पोजल मेथड नहीं है, इससे कोई डिस्पोज नहीं हो जाएगा, केवल बड़े साइज के पार्टिकल जो हैं वो छोटे में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस मेथड ओनली यूज टू कन्वर्ट लार्ज साइज सॉलिड इन लाइटर सॉलिड फॉर इफेक्टिवली डिस्पोजिंग। इतनी बात होगी। अब ये पल्वीराइजेशन बेस्ड ऑन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अरे 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 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही। पल्वीराइजेशन बेस्ड ऑन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग प्रिंसिपल, और ये जो श्रीडिंग है बेस्ड ऑन कटिंग और टीयरिंग एक्शन, ये आप देख लो, याद रखिए। पल्वीराइजेशन बेस्ड ऑन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग एक्शन, और श्रीडिंग होता है ऐसे फाड़ना, है ना, वो बेस्ड ऑन कटिंग। हाँ 30 से 50, उसको 40 रखा है ना, ये हमारा हो गया। ये ऑटोक्लेवेशन, इट इज लो हीट थर्मल प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, फॉर बायोमेडिकल वेस्ट इन विच स्टीम अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड प्रोसेस कंट्रोल मेंटेन फॉर इट्स डिसइंफेक्शन। ये हमारी बात होगी। अब आ जाओ सीधा एयर पोल्यूशन पर। अब आपसे एयर पोल्यूशन में क्या क्या पूछा जाने वाला है, याद रखिएगा। आपसे क्या पूछा जाने वाला है? एक तो आपसे ये पूछा जाने वाला है, एटमॉस्फेयर ए लेयर ऑफ, बस फटाफट कर देते हैं। आपकी दूसरी क्लास भी होगी ना आज, आपकी दूसरी क्लास भी होगी अभी 10 बजे से ना, अभी आपकी 10 बजे से दूसरी क्लास भी होगी ना। हाँ हाँ, वो सारे जहां जहां मैंने हाथ रखा है वहां सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखो भाई, 0 से 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर होता है, और फिर इससे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर जो हमारा स्पेस है। 0 से 10 किलोमीटर, 10 से 30, 30 से 50, 50 से फिर जो है 400, 400 से ऊपर एक्सोस्फियर। अब आ जाओ यहाँ पे, प्रेजेंस of one or more air contaminants is in such concentration and for such duration that starts affecting life in biosphere is called air pollution। अब यहाँ पर हमारे दो टाइप के हैं, यहाँ पर हमारे दो टाइप के हैं। एक आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, ये आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, और ये आपका जी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। बस इनके जो नाम है ना उनको आपको इसमें प्री एग्जाम में याद रख के जाना है। पोल्यूटेंट्स ओरिजिनेट प्राइमरली आफ्टर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और ऑटोमोबाइल एक्टिविटी। पोल्यूटेंट्स फॉर्म्ड सेकेंडरी आफ्टर रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जो पहली बार रिलीज होते हैं उनको आप प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बोल रहे हो, और जो प्राइमरी की रिएक्शन हो गए वो आपके सेकेंडरी है। याद रखिएगा, ये हैं आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इनसे क्वेश्चन आते हैं जी। पहला ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, उसमें CO, CO2 हो गया। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO, NO2, ये दो। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्म है नाइट्रोजन के। आउट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ओनली 2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर कंसिडर्ड एज पोल्यूटेंट्स, NO एंड NO2। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। LED, मतलब ये LED बोल रहा हूँ यार, लेड, ठीक है, ये आपका लेड हो गया। उसके बाद H2S और H2F, इथाइल एंड मिथाइल कॉम्प्लेक्स, ये सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं।
और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आपके वो भी आते हैं, चलिए ठीक है। अब आ जाओ सेकेंडरी। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में एक आपका H2SO4 हो गया, ओजोन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, पेन। ये तो पेन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बार बार पूछ लिया जाता है, एसएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड भी सेकेंडरी है, ओजोन भी सेकेंडरी है, H2SO4 भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, तो ये जो नेम है ना, इनसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आउट ऑफ ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अभी आपको क्या बताया, अभी जो मैंने बोला था, NO एंड NO2 आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, मतलब इनको हम पोल्यूटेंट्स कंसीडर करते हैं, NO एंड NO2 को। बाकी आप देख सकते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स वाटर के साथ मिलेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में रहेगा, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स बनाएगा। अब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? एसओ और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, आप देख सकते हैं ये क्या बन गया जी हमारा H2SO4, और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी है। अब हाइड्रोकार्बन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अब आप ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, आंखें खुल जाएंगी आपको। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो जो अभी तक आपकी गलत फहमी थी वो आज दूर हो जाएगी। देखो, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा, क्या इसमें क्या क्या बन सकता है, ओजोन प्लस पेन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। और ये तीनों जो बनते हैं, ये तीनों जो बनते हैं उन सबको, इन तीनों का एक कंबाइंड नेम हमने दिया है फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ ओजोन, मतलब इन तीनों, अब इन तीनों में कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है। ये तीनों जो अलग अलग बनते हैं, ये इस वजह से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और H2। ये हमारी बात हो गई। अब इसमें मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पर्टिकुलेट मैटर, इसमें मैं आपको लेके चलता हूं एयर क्वालिटी इंडेक्स पर। देखो भाई, ये आजकल ये बड़ा ट्रेंडी क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपका एक ट्रेंडी क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। हाँ 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 माधव, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इससे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल बना हुआ है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार आजकल डायरेक्टली दे देता है। अब आप ये देखो कि ये है क्या, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। AQI, अब AQI खुद में क्या है, एक सिंगल नंबर है। AQI इज एन ओवरऑल स्कीम्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल एयर पोल्यूटेंट्स। अब इसमें आप बस एक चीज समझ लो, यहां से ये जो है ना, ये चीज आप समझ लो बढ़िया से, इसको आप मार्क भी कर लो, SO2, CO, PM पर्टिकुलेट मैटर 10 लेवल्स इन ए सिंगल नंबर, मेन इनके यही होते हैं। इन तीनों के बिहाफ पर हमने एक नंबर डिसाइड कर दिया जो एयर की क्वालिटी को इंडिकेट करेगा, उसी को बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI रिलेट्स टू द हेल्थ इंपैक्ट एंड सिटीजन कैन अवॉइड द अननेसेसरी एक्सपोजर टू द एयर पोल्यूटेंट्स। अब इसमें 0 से 50 जो है, अगर AQI है, अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, ये आप सबको मोबाइल में भी देखने को मिल जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल, वो मोबाइल में भी देखने को मिल जाएगा, हर जगह का AQI लेवल आपको पता चल जाएगा। तो अगर AQI, अब आपको पता चल गया AQI जो नंबर होता है वो क्या होता है, इन सबका एक कंबाइंड नंबर डिसाइड हो गया, जिसमें कि SO2 है, CO है, पर्टिकुलेट मैटर 10 है, मतलब बड़े साइज का, और लेवल इन ए सिंगल नंबर। 0 से 50 है तो गुड, 51 से 51 से 100 है सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 है मॉडरेटली पोल्यूटेड, 201 से 300 वो पुअर है, 301 से 400 है वेरी पुअर, 401 से 500 है वो सेवियर है। जब भी कोई मिनिस्टर या फिर इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पहले वहां का AQI रिपोर्ट आता है। अभी AQI वहां क्या है, अगर AQI सही है तो फिर VIP लोग जो है, मतलब वहां पर जाते हैं, अदरवाइज प्लान कैंसिल कर देते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये वहाँ हमारी हेल्थ के लिए। तो हर एक जगह का एयर क्वालिटी जो है इंडेक्स आपको वहाँ की एयर क्वालिटी का एक जो है लेवल बताता है
कि क्वालिटी का लेवल क्या है, क्वालिटी क्या है, और एक सिंगल नंबर में। ये हमारा हो गया। अब इसमें एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आप देखें तो मैं आपके लिए ये चीज बता देता हूं। अब आ जाओ साउंड पर। अनवांटेड साउंड इज नॉइज। सिंपल मैं बात कर लूं तो ये अनवांटेड साउंड जो है ये नॉइज है। ठीक है, नॉइज में कुछ नहीं, बस एक तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लोएस्ट साउंड लेवल दैट कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन इज 20 मेगापास्कल एंड हाईएस्ट अप टू 200 मेगापास्कल। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये एक बार देख लेना, 20 मेगापास्कल है। ठीक है, और ये 200। नॉइज लेवल, अगर आप नॉइज लेवल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये रिजल्ट है भाई, ये हमारा स्टैंडर्ड साउंड लेवल विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड लेवल, ये हमारा पी नोट है। ठीक है, तो अगर आप इसका किसी भी साउंड का एक लेवल ऑफ नॉइज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में आपको पता करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हो। अगर एवरेज ऑफ साउंड लेवल कैलकुलेट करना चाहते हो तो फिर आपका ये वाला फॉर्मूला है, आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन ये मेंस में काम आता है आपको। एसएससी जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है, यहाँ से अरिथमेटिक मीन नहीं लिया जाता। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 10, 30, 40, 100 जो है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं 20 log 10, सॉल्यूशन क्या बन जाएगा 20 log 10 1 बाई कितने कितने नंबर हैं आप देखो, 1 2 3 4 हो गया, और 10 रेज टू द पावर, ये आप देखो 10 रेज टू द पावर पहला लेवल 10/20 प्लस 10 रेज टू द पावर 30 dB/20 प्लस 10 रेज टू द पावर 40/20 प्लस 10 रेज टू द पावर 100/20 लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से जो भी आपका लेवल आएगा वो आपका एवरेज लेवल आ जाएगा सबका। अब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है, मैं आपको बता दूं, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपको दो सेम साउंड लेवल, देखो ध्यान से, ये एक और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर कभी एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता दे रहा हूं, 60 dB प्लस 60 dB अगर है तो आप यहां पर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 120 dB नहीं होगा, ये इंक्रीज बाय 3। तो ये इसको ऐसा करो आप 60 dB प्लस 3 dB। ठीक है, इसका मतलब ये आपका हो गया 63 dB। तो इंक्रीज बाय 3 dB, इंक्रीज बाय 3 अगर ये सेम नंबर है तो। ठीक है भाई, अगर ये सेम नंबर है तो इस केस में आपको इस तरीके से ये ऐड करना होता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अब इसमें एक और, एक मिनट, चलो फिर वो तो स्टैंडर्ड आप उसमें से देख लेना, सच उसका तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड साउंड लेवल जो है वो आप एक बार अपने लेवल पे देख लेना भाई। ठीक है, वो स्टैंडर्ड जो है टेबल दिया हुआ है। अभी आपका दूसरा क्लास भी स्टार्ट होने वाला है तो छोटा सा एक आपको ब्रेक भी चाहिए। तो मेरी तरफ से एक पार्ट था ये कि भाई ठीक है, कुछ चीज़ें थी जो समझानी भी थी, हाँ कुछ चीज़ें थी जिसको मुझे डिस्कस भी करना था, और मैं समझता हूँ कि यार काफ़ी आपने चीज़ों को समझा होगा। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था उसको मैंने अब ये कंप्लीट किया। अभी आपका दूसरा सीरीज दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा अभी आप ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि आपको फिर एक लॉन्ग टर्म क्लास को ज्वाइन करना है और बहुत बेहतर तरीके से आप सेशन को एंजॉय करेंगे। आई थिंक देवेश सर का है या सिमरन मैम का, मतलब एक बार देख लेना,
कौन सा आज सेशन है आपका, ठीक है। तो बढ़िया से एंजॉय करना, लास्ट तक पढ़ना। देखो हमेशा आपके साथ ही हैं, आपके साथ ही खड़े हैं, और प्री में जितना मैंने आपको यहाँ पर डील किया है, जितना मैंने डिस्कस किया है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अपने वर्ड्स पर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमने कमिटमेंट कर दिया स्टूडेंट कम्युनिटी से उसको हम एनी हाउ पूरा करें। अनसर्टेन था लास्ट प्रीवियस क्लास में, एट द एंड कंप्लीट तो मैं उसी दिन करता, लेकिन वो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एरर है, ये काम नहीं कर रहा था, सडनली बंद हो गया। उसके बावजूद प्लान किया गया, और आप भी जानते हैं प्लान करने के पीछे भी बहुत बड़ा भाई पूरी टीम होती है, एक सब कुछ हम लोगों को करना पड़ता है। उसके बावजूद भी ये कंप्लीट कराया गया। अब आपको दूसरा सेशन उसी इंटेंसिटी से, उसी एनर्जी के साथ लास्ट तक देखना है। सोम है आज, अच्छा, अरे अरे आज तो शुभम सर, अरे फिर तो पूरा मचा देंगे, ठीक है। और जो है सोम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सोम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं बेसिकली भूल गया था, मैं देखा नहीं। सोम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझना है, और जितना मैं समझता हूं आपको वो सारे की पॉइंट्स उतने उस स्ट्रक्चर्ड वे में शुभम सर आपको कंटेंट देके जाएंगे कि अगर आप उतने को कवर करके जाते हैं तो शायद ही प्री में कोई ऑब्जेक्टिव जो है बचा होगा, क्योंकि जितना वो कंटेंट पर काम करते हैं वो मैं देखता हूँ, वो मैं आपसे उनके बिना मैं ये चीज कह सकता हूँ। बाकी सभी फैकल्टीज काम करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, बट इतना मैं जानता हूं कि मैंने उनको वर्क करते हुए देखा है। स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेग्रीगेशन, वन लाइनर का सेग्रीगेशन, वो सारी चीजें मैंने उनको करते हुए देखा है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आप सेशन को लास्ट तक ज्वाइन करना, इतना बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत अलग लेवल पे आपको एक कंटेंट देने वाले हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। एफएम और सोम दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट हैं, फाउंडेशन सब्जेक्ट हैं, तो बढ़िया तरीके से आप एंजॉय करो। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर। ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और पहले वाले पार्ट के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, उस पर काम चल रहा है। पूरी कोशिश है कि आप नोट्स आप तक जाए, लेकिन यार उसके लिए पेशेंस रखिए, जो था आपके सामने था, ठीक है। नो फाइल ही करप्ट हो गई, नोट्स फाइल नहीं है, और कैसे उसको निकाल के कोशिश की जा रही है, तो उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इसी तरीके से बस हमेशा जो है लर्न करते रहिए, सीखते रहिए, कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, केवल जहां टाइम देना है उसका आउटपुट निकलना चाहिए। अगर जीवन में कहीं भी 10 मिनट भी आप दे रहे हो तो उसका रिजल्ट निकलना चाहिए, अननेसेसरी कोई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी आप शुभम सर का जो है ज्वाइन करिए सेशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और फिर आगे हम इरिगेशन हाइड्रोलॉजी के नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।